हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास का विज्ञान यानी साइंस, जिसका चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ओके, तो चलते हैं हम लोग आगे। हम आपको बताएंगे इसमें क्या कि कैसे पढ़ना है और कौन कौन मेन पॉइंट है उसको नोट करते हुए चलना है। ओके, चलिए। अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती है, जिनका आकार, आकृति, है ना, आकार, आकृति, बनावट अलग अलग होता है। और इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? पदार्थ। क्या नाम दिया है? पदार्थ। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी क्या हैं? पदार्थ हैं। यानी कि दुनिया में मौजूद जितने भी प्रकार के कण हैं, रेत हैं, मिट्टी है, पौधे हैं, पशु है, पानी की बूंद है, जो भी चीज़ आपको नज़र आ रहा है, दिखाई दे रहा है, सभी क्या है? पदार्थ है। ध्यान देने की बात ये है कि सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ न कुछ स्थान यानी आयतन घेरती है। जितने भी वस्तु हैं सबका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है और कुछ न कुछ आयतन घेरती है। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा। भारत के प्राचीन दार्शनिक ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे पंच तत्व कहा जाता है। पंच तत्व में आते कौन कौन हैं? तो वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। और उनके अनुसार जो है, इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे सजीव हो या निर्जीव। कोई भी वस्तुएं जो है इसी तत्व, 5 तत्व से बनी है। 5 तत्व यानी वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो। उस समय के यूनानी दार्शनिक जो था, उसने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हुआ कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से विभाजित किया। वो 2 प्रकार कौन सा है? एक है कि पदार्थ, एक है मिश्रण। ठीक है, हम आगे उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जो है इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्याय में पढ़ा जाएगा। कहा जाता है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, ये मेन पॉइंट है। पदार्थ है जो कणों से मिलकर बना होता है। हम बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं। एक विचारधारा क्या कहता था कि पदार्थ जो है लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की कणों के मिलकर बने होते हैं, है ना। तो जैसे आगे चलते हैं, क्या है, अगर हम किसी भी ले लें, मान लीजिए 100 ml का बीकर लें। इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दें। दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोलें। जब हम जल में घोलेंगे तो जल के स्तर में बदलाव पर ध्यान दें। कोई बदलाव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं, और सभी पदार्थ जब कणों से बने होते हैं, सभी पदार्थ किससे बने होते हैं? कणों से बने होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई जो नमक या शर्करा था वो पूरे पानी में घुल गया, जैसा कि चित्र 1.1 में दर्शाया गया है। चित्र 1.1 कौन सा है? देखते हैं आगे। ये है चित्र 1.1। जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं
कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान भी होता है। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। क्यों? क्योंकि जब हम पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल लें और इस घोल में लगभग 10 ml घोल निकालकर उसे 90 ml में मिला दें, तो भी 10 ml में जितना है मिला हुआ निकलकर उसे 90 ml में जब मिलाते हैं तो इस प्रकार 5 से 8 बार तनुकृत करते हैं। अब क्या है कि जल रंगीन हो जाएगा, है ना? क्या होगा? जल रंगीन हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है, देख सकते हैं इस प्रकार से किया गया है। पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा 100 लीटर 1000 लीटर की रंगीन हो सकती है। इससे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होते हैं और ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। अंततः ये निर्णय लिया जाता है कि एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं होते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह आप 2 ml डिटॉल से ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। जब आप स्नान कर रहे हैं या फिर किसी चीज़ की सफाई कर रहे हैं तो एक बाल्टी पानी लीजिए और उस पानी में 2 ml डिटॉल डाल दीजिए और वो जो डिटॉल है उसका महक पूरे पानी में हो जाएगा, है ना? तो पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं और इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। फिर है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, वो हम आपको बताए हैं कि क्रियाकलाप करेंगे नमक, शर्करा या डिटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो जाता है। या फिर जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाता है। इससे यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। तो ये मेन पॉइंट हम आपको बताए। 3 पॉइंट हो गया अब तक। 3 पॉइंट क्या था? कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। तीसरा पॉइंट था कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। चलिए आगे चलते हैं। चौथा है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते रहते हैं। ये पता कैसे चलेगा? इसके पता के लिए आगे हम पढ़ते हैं। अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बूझी हुई अगरबत्ती रख दें और इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समय जाना पड़ता है। अगर अगरबत्ती जला दें क्या होता है? क्या दूर से इसकी सुगंध आपको मिलती है? नोट करें। तो ये क्रियाकलाप है। दूसरा क्रियाकलाप, जल से भरे 2 गिलास लेना है या 2 बीकर लेना है। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से 1 बूंद लाल या नीली स्याही डाल दें और दूसरे में शहद डाल दें। इनको अपने घर में या कक्षा के एक कोने में रख दें। अपने प्रेक्षण को नोट करें। फिर स्याही की बूंद डालने के बाद तुरंत आपको क्या दिखाई देगा? शहद की बूंद डालने के बाद आपको क्या दिखाई देगा? फिर अगला है क्रियाकलाप की गिलास गर्म पानी से और दूसरा ठंडा पानी से भरें। गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल डालें और एक ओर रख दें, हिलाएं नहीं। क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें। गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है? समय बीतने पर क्या होता है? इससे ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है और क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है, ये पता करना है। तो हम तीनों जो क्रियाकलाप है उसका निष्कर्ष निकालते हैं। क्या निष्कर्ष निकला? कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं? निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है और गतिज ऊर्जा जो होती है तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, तापमान बढ़ने से क्या होता है? कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों के समावेश के कारण होता है। 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। हमें यह पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। अगर 2 पदार्थ स्वतः मिल रहा है
वो विसरण कहलाता है। और विसरण जो है गर्म करने पर तेज होता है। कैसे तेज होता है आप लोग इसका अनुभव कर सकते हैं। कैसे आप खाना बना रहे हैं तो आपका जो है क्या उसको बोलते हैं गंध बहुत दूर तक चला जाता है। इसमें जो गैसों का मिश्रण जो होता है वो बहुत तेज होता है, इसी कारण से ऐसा होता है। अब है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये कैसे आकर्षित करते हैं ये हम लोग देखेंगे। तीन को क्रियाकलाप दिए हुए हैं, तीनों क्रियाकलाप आपको पढ़ना है। दूसरा समूह है कि पहला समूह बनाता है क्या कि आगे बताए गए ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाए। पहला समूह ईद मिस्मी नर्तकों की तरह एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़े रहना है। दूसरा समूह है कि एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बनाना है। और तीसरा उंगली के सिरे को छूकर मानव श्रृंखला बनाना है। चौथा समूह है कि वर्णित तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे समूहों में बांटने का प्रयास करना है। किस समूह को तोड़ना आसान है और क्यों? यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण माने तो किस समूह में कणों के एक दूसरे का सबसे अधिक से बल पकड़ रखा है। ठीक है, तो एक लोहे की कील है, एक चौक का टुकड़ा है और एक रबर बैंड है। इन पर हथौड़ा मारकर, काटकर या खींचकर इसे भंगुर बनाने का प्रयास कैसे करेंगे, है ना, ये पॉइंट है। फिर है कि एक थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास करेंगे। क्या जल की सतह कटती है या जल की सतह न कटने का कारण क्या है? तो उपरोक्त जो तीनों क्रियाकलाप है ना, ये तीनों क्रियाकलाप में सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। और वो बल क्या है? यह बल एक कणों को एक साथ रखता है। यह बल क्या करता है? कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। प्रत्येक पदार्थ में क्या होता है? अलग अलग होता है। कैसे कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू पानी, इत्र की सुगंध, है ना। निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताना है कि गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक आपको उसके पास जाना पड़ता है। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है। इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है और पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं हैं? तो पदार्थ की अवस्थाएं हम लोग देखेंगे। इसमें पदार्थ की 3 अवस्था होती है। पदार्थ अपने 3 रूप में होती है, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की ये अवस्थाएं उनके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। अब हम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। कैसे ठोस अवस्था के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्र करें, जैसे पेन है, किताब है, सुई है, लकड़ी की छड़ है, ये सब को एकत्र करना है। और एकत्र करके इस पे इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार का रेखा चित्र बनाएं। क्या इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं और स्थिर आयतन है? हथौड़ा मारने पर या खींचने पर या गिराने से क्या होता है? क्या इनका एक दूसरे में विसरण संभव है? बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास करें, क्या इनका संपीड़न होता है? तो ये सब नहीं होता है। तो देखें आगे क्या कहता है कि उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। क्यों? हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार है और स्पष्ट सीमा है तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड़ितता है। तो जिस पदार्थ का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमा और स्थिर आयतन हो, नगण्य संपीड़ितता हो, उसे क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। और बाहुबल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखता है। ज़्यादा बल लगाएंगे तो ठोस टूट जाएगा, लेकिन उसका आकार नहीं बदलता है। ठोस ठोसे रहेगा। ठीक है, इसलिए यह दृढ़ होता है। जैसे मान लिया जाए कि हम रबर बैंड को क्या माना जाए, क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? क्या ये ठोस हैं? इस प्रकार से है। विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार को ले लेते हैं। क्या ये ठोस है? स्पंज क्या है? स्पंज क्या है? यह ठोस है, लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है। क्यों?
ये सभी ठोस ही हैं, क्योंकि बाह बल लगाने पर रबर बैंड जो है उसका आकार बदलता है, लेकिन बल जब हटा लेंगे तो पुनः अपने आकार में आ जाएगा। रबड़ को हम कितनों तीरेंगे तो उसका आकार तो लंबा ही होगा, फिर छोड़ेंगे तो फिर उतने पर आ जाएगा। यानी अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाएगा, लेकिन फिर उसी अवस्था में आ जाएगा। चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में ले लें या किसी प्लेट या जार में रखें, इनके क्रिस्टल जो है उसका आकार नहीं बदलता है। जैसे स्पंज है, स्पंज में क्या है, स्पंज में बहुत छोटे छिद्र हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वे वायु बाहर निकलती है, जिससे इसका संपीड़न संभव होता है। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है। कराए निम्नलिखित द्रव्य अवस्था के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठोस हो गया। निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें, जैसे जल है, खाना पकाने का तेल है, दूध है, जूस है, शीतल पेय है। विभिन्न आकार के बर्तन है। प्रयोगशाला के एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 ml पर निशान लगा लेना है, और इन द्रव्यों को फर्श पर डाल देने पर क्या होगा। किसी एक द्रव का 50 ml मापकर विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डालें, तो क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है या द्रव का आकार एक समान रहता है। द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ाने पर क्या होता है। तो हम इससे पाते हैं कि द्रव का जो आकार है एक नहीं, द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। कैसे कि जिस बर्तन में हम इन्हें रखते हैं ये उसी का आकार ले लेता है। द्रवों में बहाव होता है, बहाव, और इनका आकार बदलता है, इसलिए दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। मेन पॉइंट क्या था कि द्रव का आकार नहीं बदलता है, आयतन निश्चित होता है। द्रव का आकार जो है बदलता है, आयतन निश्चित होता है, और जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए, है ना, ये उसी का रूप ले लेता है। द्रवों में क्या होता है, बहाव होता है और इनका आकार बदलता है, इसीलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। मेन पॉइंट क्या था कि मेन पॉइंट है कि हमने देखा कि ठोस और द्रव का मिश्रण, मेन पॉइंट है कि ठोस और द्रव का मिश्रण द्रवों में संभव है। कहाँ संभव है, द्रवों में। वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती है। ये गैसें हैं विशेषतः ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जलीय जंतुओं और पौधों के लिए जो अनिवार्य है। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं, और इस तरह से हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव्य में ठोस, द्रव, गैस तीनों का मिश्रण संभव है। ये मेन पॉइंट है कि द्रव्य में ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में मिश्रण की दर अधिक होती है। मेन पॉइंट है। ऐसा इसलिए होती है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, है ना। ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान अधिक होता है। ये मेन पॉइंट है यहाँ पे भी कि ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों के रिक्त स्थान अधिक होता है। अब चलते हैं हम आगे, गैस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे द्रव के बारे में पढ़ लिया, अब गैस के बारे में पढ़ेंगे। आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया जो गैस के एक सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारे में हवा भरता है। उससे पता लगाएं कि एक सिलेंडर से वह कितने गुब्बारे भरता है। उनसे पूछिए कि सिलेंडर में कौन सी गैस है। कह रहा है क्रियाकलाप करने के लिए कि 100 ml की 3 सिरिंज लें और उन्हें सिरे पर रबर के कॉर्क से बंद कर दें। सभी सिरिंजों को पिस्टन को हटा लें। पहली सिरिंज से हवा रहने दें, दूसरी में जल और तीसरी में चॉक के टुकड़े। पिस्टन को वापस सिरिंज पर लगाएं और सिरिंज के पिस्टन की गतिशीलता आसान करने के लिए उस पर थोड़ी वैसलीन लगा दें। अब पिस्टन को सिरिंज में डालकर संपीड़ित करने की कोशिश करें। इसमें जो है संपीड़ित करेंगे तो गैस का संपीड़न सबसे अधिक होगा, है ना, और उससे कम होगा द्रव का और उससे कम होगा ठोस का। हमने देखा कि ठोस और द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफ़ी अधिक होती है। ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता, कंप्रेशन काफ़ी अधिक होती है। और हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली गैसें LPG, द्रवित पेट्रोलियम गैस, या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है।
आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का उपयोग होता है। संपीड़ितता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है और इसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है? खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। यह गंध के कारण कण और दूर जा सकते हैं। यह गंध के कण और भी दूर जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे आसपास कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस एवं द्रवों के मिश्रण से करें। ठीक है, कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का मेन पॉइंट है कि कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत अधिक तीव्रता से होता है। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं और बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। गैस का दबाव कैसे बनता है कि बर्तन की दीवार पर जब गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। और ये जो है मेन पॉइंट आप आगे पढ़िएगा कि किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई, है ना, आयतन को घनत्व कहते हैं और घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। चलते हैं हम आगे। पदार्थ की जो अपनी अवस्था को बदल सकता है ये जानेंगे। मेन पॉइंट है कि जल जो है पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रहता है। ठीक है, जल पदार्थ की 3 अवस्थाओं में रहता है। कौन कौन अवस्था में रहता है जी? जैसे ठोस है, ठोस में क्या रहेगा? बर्फ रहेगा। ठोस में क्या रहेगा? बर्फ रहेगा। द्रव में क्या रहेगा? द्रव में जल रहेगा। और गैस में क्या रहेगा? जलवाष्प रहेगा। गैस में क्या रहेगा? जलवाष्प रहेगा। तो अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है, अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्या हमें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं खोजना चाहिए, तो इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ते हैं। एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा लें एवं चित्र 1.6 के अनुसार प्रयोगशाला में प्रयुक्त थर्मामीटर को इस प्रकार लटका देना है कि थर्मामीटर का बल्ब बर्फ को छू रहा है। धीमी आंच पर बीकर को गर्म करना शुरू करें। जब बर्फ पिघलने लगे तो तापमान नोट कर लें और जब संपूर्ण बर्फ जल में परिवर्तित हो जाए तो पुनः तापमान नोट करें और ठोस से द्रव अवस्था में होने वाले परिवर्तन को प्रेक्षण को नोट करें। अब बीकर में एक कांच की छड़ लें और हिलाते हुए गर्म करें जब तक जल न उबलने लगे। थर्मामीटर की माप पर बराबर नज़र रखें जब तक कि अधिकतर जलवाष्प न बन जाए और जल के द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन का प्रेक्षण को नोट करना है। इससे क्या पता चलता है कि जो ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उनके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठोस के तापमान को जब बढ़ाएंगे तो उनको कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाएगा। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं और ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच आकर्षण बल को पार कर लेती है और इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जब हम किसी ठोस को गर्म करते हैं तो वो धीरे धीरे है ना द्रव में पिघलते हैं। कब? जब कण जो है अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होना चाहता है और इसी कारण वो गति करता है और इस अवस्था में आ जाता है कि ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। फिर क्या है कि जिस
देखिए यही है, लोहे का जो है स्टैंड लगाया है, थर्मामीटर लगा दिया है, कांच की छड़ है, बीकर है, बर्फ़ डाल दिया है ठोस के रूप में, नीचे बर्नर लगा दिया है आग। और उसी प्रकार फिर जब जल बचा तो जल को फिर उसी तरह से किया गया है, तो फिर जल वाष्प बदल गया है। तो ये जो है न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है। इससे वह इसका क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। वह इसका क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। बर्फ़ का जो गलनांक होता है, वो बर्फ़ का गलनांक होता है कितना? 273.15 केल्विन, 15 केल्विन। बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? 273.15 केल्विन। गलने की प्रक्रिया यानी द्रव से ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन कहते हैं। संगलन किसको कहते हैं? कि जब ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं? संगलन कहते हैं। अब यहाँ जो है तापमान के अंतर्राष्ट्रीय SI के मात्रक केल्विन है। 0 डिग्री जो सेंटीग्रेड है वो 273.15 केल्विन होता है। सुविधा के लिए हम दशमलव का पूर्णांक बनाकर 0 बराबर 273 केल्विन मानते हैं। तापमान की माप केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए दिए हुए तापमान को 273 घटाना चाहिए और सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए दिए हुए तापमान में 273 जोड़ देना चाहिए। ये नियम है। चलिए आगे पढ़ते हैं। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, तो ऐसे में उसमें ऊर्जा जाता कहाँ है? तो गलने की प्रक्रिया प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती है, तापमान नहीं बदलता है। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। ठीक है, तो कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का प्रयोग होता है। चूँकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ में अवशोषित कर लेती है, यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गुप्त ऊष्मा से अभिप्राय क्या है भाई? वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अर्थात 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 273 केल्विन। जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान के पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है ना। आगे चलते हैं। जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं और इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाती है ना। तो जिस तापमान पर वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, इसका क्वथनांक कहलाता है। अभी हम लोग गलनांक देखे थे। गलनांक क्या था? कि गलनांक था कि न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव में बन जाता है, तो वह इसका गलनांक है। और बर्फ़ का जो गलनांक है 273 केल्विन है, 273.15 केल्विन है। और क्वथनांक क्या होगा? कि क्वथनांक होगा कि वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, उसे इसका क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक समष्टि गुण है। क्वथनांक क्या है? समष्टि गुण है। और द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वह वाष्प में बदल जाते हैं। तो जल के लिए यह तापमान 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 273 + 100 बराबर 373 केल्विन। अगर आप बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं तो इसे उसी तरह परिभाषित कीजिए जैसे हमने संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा को परिभाषित किया था।
जैसे 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भाप अर्थात बाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। जब बाष्प जो है, आप एक देख लीजिए कि गर्म पानी को छुइए और बाष्प को छुइए तो बाष्प ज़्यादा ऊर्जा उसमें होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि भाप के कणों ने बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। कैसे? आगे चलते हैं। ठोस अवस्था से अगर हम ऊष्मा देंगे, हीट देंगे तो वो द्रव बनेगा, और द्रव में अगर हीट देंगे तो गैस बनेगा। और गैस अवस्था से अगर हम उसमें शीतलता प्रदान करेंगे तो गैस से शीतलता देंगे तो द्रव होगा, उससे भी शीतलता देंगे तो ठोस बन जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि तापमान बदलकर एक पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदल सकते हैं। हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। गर्म होने पर ये ठोस से द्रव से गैस बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में चले जाते हैं, सीधे गैस से वापस ठोस में बदल जाते हैं। तो इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। जैसे हम लोग थोड़ा सा कपूर लें और इसे चूर्ण करके चीनी की प्याली में डाल दें, एक कीप को उल्टा करके इस प्याली के ऊपर रख दें, इस कीप के एक सिरे पर रुई का एक टुकड़ा रख दें और धीरे धीरे गर्म करें। ध्यान दें कि रुई का टुकड़ा ध्यान दें, क्या ध्यान देना है? इससे पता चलता है कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया हो जाती है, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन। और अगर गैस से सीधे ठोस बन रहा है तो ये निक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? निक्षेपण। तो हम अब देखेंगे दाब परिवर्तन का प्रभाव। दाब परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है जो देखेंगे। हम जानते हैं कि घटक के कणों के बीच की दूरी अंतर होने के कारण पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने एवं संपीड़न करने पर क्या होगा? इसके कणों की बीच की दूरी कम हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है? तो ये देखना है। दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकता है। गैस क्या होता है? द्रव में बदल सकता है। दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस से जो द्रव में बदल सकता है। क्या आपने CO2 के बारे में सुना है? इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? सूक्ष्म बर्फ कहते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होती है। ठीक है। अब मेन जो है कैसे क्या होता है जो देखना है यहाँ पे। अगर हम किसी ठोस को, ठीक है, अगर ठोस द्रव में बदल रहा है तो संगलन हो रहा है। अगर द्रव है जो गैस बदल रहा है तो बाष्पीकरण हो रहा है। ठोस अगर द्रव में बदल रहा है तो संगलन हो रहा है, और ठोस अगर डायरेक्ट गैस बन रहा है, अच्छा यहाँ से देखिए, ठोस द्रव में बदल रहा है तो संगलन हो रहा है, द्रव गैस बन रहा है तो वाष्पीकरण हो रहा है, और गैस ठोस बन रहा है तो निक्षेपण हो रहा है। फिर यहाँ से चलिए कि ठोस अगर गैस बन रहा है तो ऊर्ध्वपातन हो रहा है, और गैस अगर द्रव बन रहा है तो संघनन हो रहा है, और द्रव अगर ठोस बन रहा है तो जमना। निक्षेपण किसको कहते हैं? गैस अगर ठोस बन रहा है निक्षेपण हो रहा है, और ठोस अगर गैस बन रहा है ऊर्ध्वपातन हो रहा है, द्रव अगर गैस बन रहा है वाष्पीकरण हो रहा है।
चलें आगे। तीनों अवस्थाओं का अंतरा रूपांतरण है, इसको देख लीजिएगा। वाष्पीकरण अब पढ़ते हैं क्या है वाष्पीकरण, आगे चलते हैं। वाष्पीकरण, पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है? क्या अपने दैनिक जीवन से आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं कि जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुंचे हुए क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है? जल को खुला छोड़ देने पर क्या धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है? एटमॉस्फेयर गैसीय दाब के मापन का यह मात्रक है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। 1 एटीएम बराबर होता है 1.01 × 10⁵ पास्कल। वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेयर होता है और इसे समान दाब कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। गीले कपड़े सूख जाते हैं कैसे भाई? जल को जब खुला छोड़ देने पर या धीरे धीरे वाष्प में बदलकर गीले कपड़े सूख जाते हैं। इन दोनों उदाहरणों में जल का क्या हुआ? तो हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते रहते हैं, कभी रुकते नहीं हैं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव और ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण क्या प्रक्रिया है कि जब क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव्य के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। और इससे वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं ये देखना है। आपने ध्यान दिया होगा कि वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है। जैसे सतह क्षेत्र बढ़ने पर हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। और अगर ऑप्शन ये क्या बोलते हैं, सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे कपड़ा हम लोग सुखाते हैं तो ऐसे ही मोड़ के धर देंगे तो सूखेगा नहीं जल्दी, और अगर उसको हम फैला देते हैं तो वो जल्दी सूख जाता है। ठीक है, तो ये सतही प्रक्रिया हुआ। आगे चलते हैं। तापमान में वृद्धि होने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है। तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को अधिक ऊर्जा मिलती है, गतिज ऊर्जा मिल जाती है, जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। आर्द्रता में कमी, वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायु में विद्यमान जलवाष्प की जो मात्रा है उसे आर्द्रता कहते हैं। और किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की जो वायु में एक निश्चित मात्रा में जलवाष्प होता है, जब वायु में जल मात्रा, कणों की मात्रा पहले से अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। तो ये हो गया। फिर है कि वायु में गति में वृद्धि, वायु की गति में वृद्धि। हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जलवाष्प की मात्रा घट जाती है। ये भी एक कारण है। तो मेन पॉइंट हम लोग देखें कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है कि सतह का क्षेत्रफल अगर बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया बढ़ेगी। अगर तापमान में वृद्धि होगा तो भी वाष्पीकरण की प्रक्रिया बढ़ेगी। आर्द्रता में कमी होगा तो भी बढ़ेगी, और वायु की गति में वृद्धि होगा तो भी बढ़ेगी। इस प्रकार से है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है ये देखना है कि खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण आपस में वाष्पीकरण के कारण जो शीतलता होती है वो कैसे होती है तो देखते हैं कि खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः ऊर्जा प्राप्त करने के लिए द्रव के कण आपस में आसपास से ऊर्जा अवशोषित करते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। जब आप एसीटोन
या नाखूनों को पॉलिश हटाने वाले द्रव को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है? इसके कारण आपकी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेता है और बाष्पीकृत हो जाता है, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। यही चीज़ है कि नाखून पॉलिश लगाने पर क्या होता है कि हाथ जो है अंगुली शीतल लगती है। तेज धूप वाले गर्म दिनों में अपनी छत पर खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है ना। फिर है, गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? क्योंकि शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं, कैसा जानते हैं भाई, कि वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाता है। तो वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है। चूँकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसीलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से बाष्पीकृत हो जाता है। बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नज़र आती है जी? किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं, जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नज़र आती है। वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है, तो हमें जल की बूंदों के रूप में नज़र आता है। इस प्रकार जो हम लोग मेन पॉइंट पढ़े हैं यहाँ पे, जो हम बताना चाहते हैं, कैसे क्या है, जो कह रहा है कि आपने क्या सीखा। हमने सीखा कि द्रव सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, और या फिर पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। हमारे आसपास द्रव्य 3 अवस्थाओं में विद्यमान होता है, यानी पदार्थ 3 अवस्थाओं में विद्यमान होता है: ठोस, द्रव और गैस। ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक, गैस के कणों में सबसे कम, और द्रव्य के कणों में इन दोनों के मध्यवर्तीय होती है आकर्षण बल। ध्यान दीजिएगा, ठोस के कणों में ठोस को निहित करने वाले कणों के बीच रिक्त स्थान गतिज ऊर्जा न्यूनतम, और गैसों के लिए यह अधिकतम, किंतु द्रव्यों के लिए मध्यवर्ती यानी बीच वाला। आगे बढ़ते हैं। ठोस के लिए उनके कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमित होती है। द्रवों में कणों की परतें एक दूसरे पर से फिसल या स्खलित हो सकते हैं, लेकिन गैसों में कोई क्रम नहीं होता है। इसके कण अनियमित रूप से विचरण करते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं अंतः परिवर्तित होती है। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप और दाब में परिवर्तन से किया जा सकता है। ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में आ जाता है। निक्षेपण प्रक्रम में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि ऊर्ध्वपातन में होता है कि ठोस से जो द्रव में चल गया ठोस से जो द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस बन गया, और गैस से सीधे ठोस बन गया, वो निक्षेपण कहलाता है। क्वथनांक की समष्टि परिघटना, जिसमें समष्टि के कण द्रव अवस्था से वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, ये क्वथनांक कहलाता है। वाष्पीकरण एक सतही परिघटना है। सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर उनके बीच के परस्पर आकर्षण बलों को पार कर लेते हैं और द्रव को वाष्प में परिवर्तित कर देते हैं। वाष्पीकरण की गति निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है: सतही क्षेत्रफल, जिसका वायुमंडल के लिए परित्याग होता है, तापमान, आर्द्रता और वायु की गति इस पर निर्भर करती है। वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा की वह मात्रा जो 1 kg द्रव को वायुमंडलीय द्रव और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने हेतु प्रयोग होती है। संगलन की गुप्त ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 kg ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसके संगलन बिंदु पर लाने के लिए प्रयोग किया जाता है।
और जो मेन पॉइंट है, ये राशि दिए हुए है कुछ, उसका मात्रक दिया हुआ है, उसको ध्यान में रखना है, मेन पॉइंट है। तापमान, तापमान का होता है केल्विन, केल्विन का होता है के। लंबाई है, लंबाई का होता है मीटर, मीटर का होता है एम। संहति यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, किलोग्राम का होता है केजी। भार यानी न्यूटन, इसका होता है एन। आयतन यानी घन मीटर, इसका होता है एम क्यू। घनत्व, घनत्व यानी किलोग्राम प्रति घन मीटर, इसका होता है केजी मीटर, केजी पर मीटर क्यूब। दाब होता है पास्कल और इसका होता है पीए। ये था आपका क्या उसको बोलते हैं, चैप्टर नंबर 1। आगे नेक्स्ट कल आएगा चैप्टर नंबर 2, ठीक है। थोड़ा सा उसमें और डीपली चलेंगे हम लोग, देखेंगे क्या कैसे होता है। चलिए आज तक के लिए यहीं।